तो आज हम आयनाइज एनर्जी की बात करेंगे। आयनाइज एनर्जी क्या होता है जल्दी बताओ। देखो, कोई भी जो आपका एक एटम होता है, उस एटम में जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है गैसियस स्टेट में, हाँ कंटिन्यू करेंगे, वो गैसियस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको कहा जाता है आयनाइज एनर्जी। दोबारा से बोलो, जो, जल्दी बोलो, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे कहा जाता है आयनाइज एनर्जी। तो अगर एक सवाल पूछा जाए आपसे कि एन ए सॉलिड है, ठीक है, यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और ये एन ए प्लस बन गया है, क्या आयनाइज एनर्जी है? तो आंसर बोलोगे नो। क्यों नहीं है? क्योंकि गैस होना चाहिए था, आपने उसमें सॉलिड में से निकाल दिया, तो गैसियस कैटायन बनता ही है। तो ये आपका आयनाइज एनर्जी होगी। तो आयनाइज एनर्जी का मतलब समझ में आ गया? जल्दी बताओ। गैस स्टेट में आइसोलेटेड कंडीशन में जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आयनाइज एनर्जी कहते हैं। अब अगर एलिमेंट में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे फर्स्ट आयनाइज एनर्जी कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या कहेंगे? फर्स्ट। दो निकालेंगे तो दो, तीन निकालेंगे तो तीन। फिर से सुनना, एक ही एलिमेंट में से निकाल रहे हो तो उसे सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी। एक एक करके निकाल रहे हैं, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी हम निकालते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? देखो जरा, ई बाई पी की बात करो। अगर ये ई बाई पी की बात करो तो मान लो ई बाई पी मतलब होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन। सोडियम के अंदर 11 11 है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो, ये आपका 10 और 11 हो गया, ये आपका 9 और 11 हो गया। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के अंदर आप देखो कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रोटॉन 11 है लेकिन यहाँ 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं, यहाँ 11 9 को खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा। बोलो, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा। तो किसकी ज़्यादा हो जाएगी? तो इसका मतलब क्या होगा? आयनाइज एनर्जी थर्ड ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड, फिर सेकंड, और फिर वन, और ये ऑलवेज होगा। सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी होगी उसमें ये ऑलवेज होगा। दोबारा बोलो, सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी होगी उसमें ये ऑलवेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब जेड इफेक्टिव की बात करेंगे तो थर्ड वाला जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, फिर टू वाला होगा और फिर वन वाला होगा। तो जेड इफेक्टिव थर्ड ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव टू, और फिर जेड इफेक्टिव वन, इसलिए ऐसा होगा। अरे, हम्म, ठीक। अब बात आती है कि जेड इफेक्टिव होगी, ये होगी यूनिट की बात करो। तो जब इसकी यूनिट बोलते हैं तो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूनिट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करते हैं तो लगभग 96.4 किलो जूल पर मोल आता है, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लेते हैं तो ये 23.K1 किलो कैलोरी पर मोल आता है। ठीक है, तो ये आपके याद होना चाहिए, किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर? तो यहां से निकालेंगे तो एक प्लस, यहाँ दो प्लस, यहाँ तीन प्लस। क्लियर है बस? यूनिट के बाद है फैक्टर्स। कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स, पहला, फैक्टर्स की बात करोगे बेटा तो पहला, अगर बताओ जेड बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जेड बढ़ेगा अगर तो अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, दोबारा बोलो, जेड बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपको पता है एनर्जी बढ़ेगी। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइज एनर्जी बढ़ेगी। एक आपने पढ़ा होगा सिग्मा। सिग्मा क्या होता है ये समझना, आपको याद होगा तो, कि जब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाएगा इसके ऊपर। न्यूक्लियस का चार्ज कम हो गया तो अट्रैक्शन कम लग रहा है इस पे। तो इसका मतलब क्या निकला? अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कम हो जाएगा। तो कम हो गया न्यूक्लियर चार्ज, उसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा इसकी वजह से तो आयनाइज एनर्जी घट जाएगी। चौथा फैक्टर आता है आपका शेल। शेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस दूर हो जाएगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से,
तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। तो 4 फैक्टर तो आपको समझ में आ गए, बोलो हाँ या ना। इसको सिग्मा भी बोलते हैं, स्लेटर कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात आती है पांचवा फैक्टर। पांचवा फैक्टर में क्या होता है? हाफ फील्ड। अगर हम हाफ फील्ड की बात करते हैं तो जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस सॉरी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2p3 आएगा, 2p4 आएगा। और अगर मैं यहां से बात करूंगा ऐसे, तो ये होगा, और इसमें ऐसा आएगा। क्लियर है? तो यहां आप देखोगे तो यहाँ 3 अनपढ़ दिख रहे हैं, यहाँ देखोगे तो 2 अनपढ़ दिख रहे हैं। हाफ फील्ड मतलब ये वाली सिचुएशन। आपको पता है हाफ फील्ड होने पर एक्सचेंजेस बढ़ते हैं, एक्सचेंज बढ़ते से एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। याद आ रहा होगा सबको? बोलो। तो इसका मतलब ये होगा कि हाफ फील्ड अगर होगा तो, हाफ फील्ड अगर होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। रिलीज एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसका ज़्यादा होगा। तो सेम ऐसे कैसे फास्फोरस, फिर ऐसे सल्फर, ऐसे आर्सेनिक, और ऐसी सेलेनियम, तो इनके साथ भी होगा, तो ये ज़्यादा ये ज़्यादा। ठीक है? तो हाफ फील्ड। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि क्लोजनेस टुवार्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है? अब यानी कि जो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होता है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा एस पास होता है। न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास कौन होता है? एस। तो अगर न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास एस होगा तो एस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, और अगर ऐसा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसको देखो, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p1। यहाँ देखो, एस में से निकलेगा, यहाँ इसमें से निकलेगा, तो किस में से निकालना मुश्किल है? एस में से, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, गैलियम, इनका ज़्यादा होगा, क्योंकि सब में से एस में से निकलेगा, इनमें से पी में से निकलेगा। ठीक? तो ये आपके 5 फैक्टर हो गए। 5 फैक्टर के बाद आता है आपका ट्रेंड्स। ठीक है? ट्रेंड्स आता है अलोंग द पीरियड। तो अगर अलोंग द पीरियड की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और नियॉन, इधर से इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो जेड इफेक्ट बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ये तो क्लियर कट है। दोबारा बोलो, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसलिए। लेकिन अभी अभी बताया इन दोनों में वेरिएशन आएंगे। और नियॉन नोबल गैस है, तो नोबल गैस का तो एक फंडा क्लियर है कि नोबल गैस हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। यानी अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो क्लियर बोल दोगे नियॉन की। ठीक है? अब देखो, ऑर्डर वाइज अगर हम जमाएं तो क्या आएगा? ये। फिर इसमें दोनों में कौन आ जाएगा? बोरोन। फिर ट्रेंड चलेगा सिंपल, फिर आएगा कार्बन, लेकिन उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा। फिर कौन आएगा? अब कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ट्रेंड सेम चलेगा। फिर उधर जाएंगे तो फ्लोरीन, और फिर नियॉन। नियॉन के लिए एक्स्ट्रा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी। तो ये दोनों जगह वेरिएशन ही पड़े हैं अभी अपन ने। इसमें पेनिट्रेशन की वजह से आया, इसमें हाफ फील्ड की वजह से आया। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद आता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में क्या होता है? देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, तो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा बताओ? डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो आयन एनर्जी घटेगी, लेकिन जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो लिथियम सबसे ज़्यादा, सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, और फिर आपका जो है वो सीजियम है। लेकिन सीजियम फ्रांशियम में फ्रांशियम ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ऑर्डर इसका ये आएगा।
इसी तरह से बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्लियर? क्यों आया बताओ? क्यों आया बताओ ऐसा? उसका रीजन होता है, जब आप फ्रांशियम की बात करोगे तो फ्रांशियम का कॉन्फ़िगरेशन 88 होगा, और 88 होते ही इसमें 4f आ जाएगा। तो 4f आते ही न्यूक्लियर चार्ज आएगा, 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, 5d रोक नहीं पाएगा, लास्ट में 6s पे जाएगा। तो जब आउटर शेल पर जाएगा तो आप समझ सकते हो क्या हुआ। आउटर शेल पर जब अट्रैक्शन ज़्यादा लगा तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो आपका निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनका ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, रीजन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ड्यू टू बोलो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। क्लियर? 1 दिसंबर वाले टेस्ट में कोऑर्डिनेशन आएगा या पीरियोडिक? यार ये गुड क्वेश्चन है, मैं इसको पीरियोडिक करवा दूंगा यासिर, ठीक है? मैं अच्छा वो याद दिला दिया तुमने। पीरियोडिक आएगा भाई, पीरियोडिक है ना। चलिए, यहां तक ही क्लियर हो गई। अब आएगा नीचे ये BL गंगवाल इन तलवंडी, यहां तक क्लियर है? अब इधर ध्यान देना, अगर मैं इनकी बात करता हूँ BL गंगवाल इन तलवंडी में आयनेश एनर्जी की, तो ऑर्डर आंसर क्या आता है पता है? नॉर्मल तो हमें पता है क्या होना चाहिए, नॉर्मल हमें पता है कि क्या होना चाहिए बताओ। नॉर्मल ये होना चाहिए भाई साहब कि साइज नीचे आने पर बढ़ रहा है तो यही होगा, लेकिन नहीं होता। इसका जो ऑर्डर आता है वो ये आता है, बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इसमें गैलियम ज़्यादा हो जाता है, फिर इंडियम और फिर थेलियम। और असली ऑर्डर आएगा पहले बोरोन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर आपका एल्यूमिनियम और फिर आपका इंडियम। ये हो गया। कुछ हेल्थ इशू की वजह से पूरा बैकलॉग है, कोई टेंशन नहीं बेटा, आर्यन अगर बैकलॉग है तो आप अभी ये टॉपिक जो हम करवा रहे हैं वो करो। इसमें एक मज़ेदार क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, और वो PYQs में फंसेगा आपको। एक बढ़िया चीज़ देखना, आपको सीखने को मिलेगी अभी। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसमें सवाल आएगा एक, और मैं अभी बताता हूँ सवाल क्या आएगा। पहला जो आप बताना, देखो सबसे पहले इसके अंदर दिमाग की बत्ती जला लो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, देखना जरा, एटॉमिक नंबर तो सबको याद रहेगा, मास भी सबको याद रहेगा, देखो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रहेगा। एटॉमिक रेडियाई देखो आप, एटॉमिक रेडियाई 88 आ रही है, बताया था 143 है, 135 है, 167 है और 170 है, यानी एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या बन गया, बोरोन, फिर आपका गैलियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, ये बताया था याद है, फिर आपका इंडियम और फिर थेलियम।
ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आयनिक रेडियाई की जब बात आ रही है यहाँ पर, तो आयनिक रेडियाई m+3 की, ऐसा नहीं लग रहा इंक्रीज हो रही है, ये 27 है, ये 53 है, 62, 80, 88, यानी कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये तो क्लियरली बढ़ रही है। तो बोरोन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर थेलियम है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो सवाल ये पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि जब आप इसका +3 ले रहे हो तो +3 में ऐसा क्यों हुआ कि ये इधर पूरा क्लियर बढ़ रहा है। उसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो 4f आता है उसकी वजह से आउटर शेल पर लगता है अट्रैक्शन। जब आप +3 बना दोगे तो आउटर शेल ही गायब कर दोगे आप, तो जब आउटर शेल गायब हो गया तो फिर साइज में कहाँ वेरिएशन होगा, वो तो आउटर शेल को कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, इसलिए वो साइज छोटा होता है। तो देखो ये सवाल अगर आएगा तो आप कर दोगे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसके बाद अगर +1 की भी पूछ रहा है तब भी देखो सेम बढ़ रही है, 120, 140, 150, यानी अगर +1 की रेडियाई पूछी जाए तो गैलियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम है। क्लियर। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो देखो कंटिन्यूसली मैंने कहा अभी अभी ये दोनों के अंदर वेरिएशन आ गया जो मैंने आयनाइजेशन एनर्जी में बताया था, और ये 589 आ गया, देखो हाईएस्ट सेकंड नंबर पे आया कि नहीं आया। बोलो। देखो आया कि नहीं आया। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ये याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, लेकिन आपने नोट किया थेलियम में आते आते बढ़ गई। क्यों बढ़ी होगी, 4f की वजह से। ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आएगा मेंस में। क्या हुआ यहाँ 2, 1.5, 1.6, यहां पर भी बढ़ गई देखो क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ा था, फिर ये 1.7 हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसका ऑर्डर बनाऊं तो ऑर्डर में सबसे ज्यादा तो बोरोन आ गया, फिर थेलियम आ गया, देखो सेकंड नंबर पे 1.8 है। थेलियम के बाद कौन आ रहा है, फिर इंडियम आ रहा है। इंडियम के बाद कौन आएगा, गैलियम। सबसे कम किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से पूछा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कर देंगे। देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोरोन की 2 है, फिर 1.8 है, ठीक है। 1.8 के बाद उल्टा चलो 1.8, 7, 5, ठीक है। यहाँ 2 है, फिर 1.8, 7, 6 और 5। डेंसिटी की बात करो, ये सब पूछे जाते हैं, ये मेंस में ऐसे ही पूछ लेता है ऑर्डर बना बना के। डेंसिटी सबसे ज्यादा इसी की होगी क्योंकि हमने कहा था, ठीक है। अब देखो गैलियम की सबसे ज्यादा डेंसिटी आ रही है, गैलियम की डेंसिटी 5 हो गई, यानी कि यहां से चल रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही चल रहा है डेंसिटी का। डेंसिटी में कोई लफड़ा नहीं है, देखो डेंसिटी में कोई चक्कर नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सिंपल। मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा, चलो बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा। सबसे ज्यादा बोरोन, क्योंकि मैंने कहा था बोरोन जो होगा वो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा होता है। बोरोन के लिए हमने लिखा भी था एक्सट्रीमली हार्ड होता है सबसे ज्यादा, फिर ये सबसे कम। और इसीलिए गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम आपको पता है क्या होता है, मेल्ट रहता है, और समर में हाथ में रखते तो मेल्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाओ, क्या बनेगा। मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर पहचानना हो तो बोरोन सबसे आगे होगा और गैलियम सबसे पीछे होगा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बनाओ तो क्या होगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, वही एल्यूमिनियम में आ जाएगा, 933। तो ऐसे कभी ऑर्डर नहीं भी समझ में आ रहे हो तो पहचानने की आदत डालो। तो ये आपका बोरोन के बाद ये एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम के बाद क्या बचा बताओ, 430,576। तो 576 यानी कि इसके बाद थेलियम, फिर थेलियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद गैलियम। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट बताओ, 3, 7, 6, 3 और 1। बॉइलिंग पॉइंट में कोई वेरिएशन नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट सीधा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करो, m+3 से m में जा रहे हैं, तो ये आपका 1.6 है, ये 0.6, ये 3, 4 और फिर वो प्लस में हो गया, प्लस 1.26 हो गया। ये भी आ सकता है देखो, ठीक है। +1 के लिए पूछे तो 0.55, फिर -0.79 एसिडिक, और एल्कलाइन मीडियम में ये चेंज कर लेगा अपने आप को 1.39। ये पूरी टेबल अच्छे से याद कर लो बेटा, इसमें सवाल आ जाते हैं, कई बार मेंस वाले उठा उठा के डाल देते हैं, लेकिन डरना नहीं है, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से करने ऑप्शन ऐसे सेटल्ड होते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो
पेशेंस लूज मत करना। तो ये आपका आ गया आयनाइजेशन एनर्जी। रीजन क्या रहा इसका बताओ? वही 4f की वजह से 14 आया, अट्रैक्शन बढ़ गया था। तो यहां पर तो ड्यू टू 4f, और यहां पर किस लिए था बताओ? ड्यू टू 3d। इसके बाद कार्बन फैमिली की बात करो, तो काशी जी की सन प्लम्बर, तो इसमें कुछ नहीं आता, काशी फिर जी फिर सन, और प्लम्बर में इसका ज्यादा हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। रीजन वही सेम है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। क्लियर? सिंपल है कि नहीं है? बोलो। हाइड्रोजन कंपाउंड रिमूव्ड हो चुका है बॉस। यहां तक क्लियर हो गया? तो आयनाइजेशन एनर्जी के सारे आपके फैक्टर्स खत्म। अब सवाल आते हैं। पहला सवाल आपसे कहेगा कि यार ये Na से Na प्लस लगाया तो एक आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर ये B लगाया तो ये 2 हुआ, और ये C लगाया तो ये 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम से कह रहा है वो कि मैग्नीशियम प्लस बनाया तो ये A B C D हो गया, ये E हो गया, और ये F हो गया। अब आपसे कह रहा है कि कंपेयर करना है उसको AB, कंपेयर करना है AC, और कंपेयर करना है BC। इसी तरह से कंपेयर करना है AD, कंपेयर करना है इसको, अरे मैं उल्टा सुल्टा कर दूंगा, रुक जाओ। AB कर दिया ना, AB हो गया, फिर AC हो गया, फिर BC हो गया। इसी तरह से पहले DE कर दो, DF कर दो, EF कर दो। अब आएगा AD कर दो, BE कर दो, CF कर दो। चलो ट्राई करो इसको फटाफट, कंपेयर करके बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हम्म, आप ही को ट्राई करना है। हम्म, इस सवाल को कर लो, आयनिक एनर्जी बहुत अच्छे से आपके दिमाग में उतर जाएगी। चलिए देखो, ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो सक्सेसिव आयनिक एनर्जी है, सक्सेसिव आयनिक एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी में किसकी ज़्यादा होगी? बी। ए और सी में सी, बी और सी में भी सी। इसी तरह से ये भी सक्सेसिव आयनिक एनर्जी है, तो ये ज़्यादा होगी, फिर ये ज़्यादा, ये ज़्यादा। अब इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो एलिमेंट डिफरेंट हो गए। अब क्या हो गया? एलिमेंट डिफरेंट हो चुके हैं। देखो आप, अब क्या हो गया बताओ? एलिमेंट डिफरेंट हो चुके हैं। क्या हो गए? डिफरेंट। हाँ या ना? बोल दे भाई। तो अगर एलिमेंट डिफरेंट हो चुके हैं तो अब कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है मुझे। फिर ये आपका 3s1 हो गया, 2p6, 2p5। यहां देखूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p4। सोच के बताओ अब क्या हुआ? अब आप दिमाग लगाओगे तो फटाफट से पता लगा आपको। ए और डी की बात करें तो ए और डी में देखो, यहाँ एस से निकलेगा, यहाँ 2 से निकलेगा, तो डी ज्यादा होगा। यहाँ 2p6 है, यहाँ 3s1 है, तो कौन ज्यादा होगा? बी ज्यादा होगा। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 आएगा। हम्म, तो यहाँ आपको देखोगे तो क्या होगा? सी और एफ में एफ ज्यादा होगा। इस तरह से देखना है। अब मैं डाउट बताना चाह रहा था कि यहाँ 2p6 है, यहाँ नहीं है, फिर वो बी और ई में कंपेयर करेंगे तब तो समझ में आ रहा है कि बी ज्यादा है। लेकिन फिर बी और सी में अगर देखो तो बी में से तो आप फुल्ली फील्ड से निकाल रहे हो, फिर सी कैसे ज्यादा हुआ? तो सुनो, ये एक ही एलिमेंट से निकाल रहे हैं अपन, तो इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जब एक ही एलिमेंट में से निकाला जाता है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। लेकिन जब आप दूसरे एलिमेंट में चले जाते हो तब कॉन्फ़िगरेशन आता है। क्या बोला, जल्दी बताओ?
ए और डी में क्या समझ में नहीं आया? सोडियम में तो 3s1 है, इसमें फुल्ली फिल्ड भरा हुआ है 2। अभी तो बताया था पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा इसमें तो। और दूसरी बात भी बताई थी, लेफ्ट से राइट जाते तो आयन एनर्जी बढ़ती है। सोडियम यहाँ पर है, मैग्नीशियम यहाँ पर है, तो इधर से इधर जाएंगे तो आयन एनर्जी बढ़ेगी ना कार्तिकेय। अरे तुम क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हो, अब तो कम से कम थोड़ा समझदारी रखो यार। ये तो जस्ट एक रिवीजन गो थ्रू होता है भाई लल्ला। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक सवाल ऐसा भी बनता है आयन एनर्जी में, याद हो तो, ए से ए प्लस, प्लस से +2, +2 से +3, और +3 से +4, पक्का? अब इधर देखो, ए से ए प्लस गया 10, मान लीजिए आयन एनर्जी, इसकी 12, इसकी 15 और इसकी 150। अब इस तरह से आपको आयन एनर्जी, बोलो हाँ या ना? अब अगर देखें ध्यान से तो 10, 12, 15, 150 में क्वेश्चन पूछेगा पहला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तीसरा ग्रुप नंबर क्या है। चलो बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ इनके फटाफट से। हाँ, अब देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल रहे हो, यहाँ से भी आसानी से निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ आते एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से नहीं निकलेंगे तो वो कहाँ तक निकाल पा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक, और यहाँ तक निकाल रहा है तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, +3। तो इसका मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तभी निकल रहे हैं आसानी से। और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ग्रुप भी आपका क्या आता है, 3rd ए या 13th। हमेशा ग्रुप ए वाला ही लिखना है, क्योंकि डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इस तरह के सवाल डी ब्लॉक के लिए नहीं आएंगे। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? हमेशा अगर ऐसे आ रहा है ना जैसे थर्ड, तो थर्ड में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि थर्ड बी लिखूं कि थर्ड ए, तो उसका आंसर मैंने क्या बताया, बताओ? हमेशा थर्ड बी नहीं लिखना है, ए ही लिखना है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक वालों की, और अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो फिर आंसर, तो आयनाइज एनर्जी से रिलेटेड एक सवाल और आपसे बोला है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, और बोला है कि ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइज एनर्जी। चलो करो इसको अपने मन से फटाफट, जल्दी से फटाफट करके बताओ, इनका सेकेंड आयनाइज एनर्जी निकाल के बताओ जल्दी से। चलिए, वेरी गुड, कईयों के आंसर आ गए। अब जब सेकेंड आयन एनर्जी की बात करता है, तो सेकेंड आयन एनर्जी की बात जब करता है तो 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है, 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है, 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है, और 1s2 है, 2s2 है, 2p5 है। क्लियर? अब आपको ये नहीं कहा था उसने उसने तो सेकेंड आयन एनर्जी बोली थी। सेकेंड आयन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो इसमें से, तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p1 आएगा, 1s2 2s2 2p2 आएगा, 1s2 2s2 2p3 आएगा, और 1s2 2s2 2p4 आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आपको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो ऐसे चलते हैं, तो जेड इफेक्टिव के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होना चाहिए, है ना इनमें। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो ये हाफ फील्ड हो चुका है, हाफ फील्ड होगा तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक सक्सेसिव आयन एनर्जी को डोमिनेट करते हैं, सिर्फ इसको आगे। तो दिमाग की बत्ती जला के बताओ फटाफट से, क्या होगा? पक्का? जल्दी बताओ। वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब कार्बन, ठीक है, ध्यान सुनना, कार्बन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर अब फ्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन आएगा। ये सेकंड आयन एनर्जी का ऑर्डर होगा। किस किस के आ गया था ये? आई होप सबको आ गया होगा। ठीक है, महेश आपका गलत है बेटा। क्लियर? तो इस तरह से आपको निकालना है। अब आएगा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ये होती है, और इसका रिलेशन ये होता है एफिनिटी से। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बराबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म जो होती है पॉजिटिव में होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो टर्म है वो नेगेटिव में होती है। क्यों? क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है गैसियस स्टेट में, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कहते हैं। दोबारा बोलो, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ऐड होने पर जो एनर्जी रिलीज हुई, उस रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डी ब्लॉक में भी आप बता दो हमें आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर। चलो मैं डी ब्लॉक में भी बता देता हूं। आयनाइज एनर्जी ऑर्डर इन डी ब्लॉक,
डी ब्लॉक में अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो इंक्रीज होती है वो, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप में देखो क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर जिंक। ये इसको कहते हैं हम 3D सीरीज, इसको हम कहते हैं 4D सीरीज, इसको हम कहते हैं 5D सीरीज, ठीक है। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज की बात कर ली। अब जनरली ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हमेशा हम क्या होता है बताओ, जनरली क्या होता है जल्दी बताओ, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आयन एनर्जी घट रही है। तो अगर मैं इस हिसाब से चलूँ, जैसे यहाँ कॉपर ले लेता हूँ, एजी ले लेता हूँ, एयू ले लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से कॉपर और एजी में एजी का ज़्यादा होगा, और एयू की बात करेंगे तो एयू का ज़्यादा हो जाएगा। पूछो क्यों, सॉरी, अगर कॉपर और एजी में बात करेंगे तो कॉपर का ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉपर ऊपर है, नीचे आने पर आयन एनर्जी घटेगी। लेकिन जब एयू में आ जाओगे तो एयू में और ज़्यादा हो जाएगी, रीजन वही 4F, क्या हो जाएगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। क्या बोला उसने बताओ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। क्लियर हुआ भाई। तो अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन आया कि इन तीनों में से कौन ज्यादा, तो सबसे ज्यादा फिर एयू होगा, फिर कॉपर होगा, फिर एजी होगा। तीनों में भी अगर ज्यादा पूछ ले तो कौन होगा बताओ, एयू फिर कॉपर फिर एजी। कोई डाउट किसी को, अब तो क्लियर हो गया भाई। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव में होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, तो दोनों का रिलेशन हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा, क्योंकि ये रिलीज एनर्जी है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझना बहुत आसान है। स्कैंडियम टाइटेनियम में बताया ना ऐसे बढ़ेगी। स्कैंडियम टाइटेनियम और लेंथेनम में अगर कंपेयर करेंगे तो लेंथेनम वालों में जेड इफेक्टिव नहीं लग रहा होता, साइज इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। आप ऑर्डर देखोगे आ जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा किसी एटम में, ऐड होगा, और ऐड होने पर एक एनर्जी रिलीज होगी, तो हमेशा दिमाग में बिठाओ आपके, ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इसी रिलीज एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। दोबारा बताओ, अगर अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से अगर ऐड हुआ तो एनर्जी आसानी से बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब गेन एंथैल्पी ज्यादा बोलनी है आपको। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन आता है एटम के पास, तो वहां पर दो फोर्स लग रहे होते हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा है और एक ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो ऐड हो गया तो फिर अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए ऐड हुआ है, और जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे यहां पर, तो अब इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आ चुका है, ऑलरेडी ऐड हो चुका, वो धक्का देगा इसको, तो अब आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के ऐड होगा, तो वो सेकंड गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब वो पहले से नेगेटिव हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो फिर एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, और अगर आपको फिर एनर्जी देनी पड़ गई तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव। सिंपल भाई, क्लियर। तो अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो नेगेटिव होती है 1, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो पॉजिटिव होती है 2। वी कैन नॉट कंपेयर, अगर हमसे कहा जाए कंपेयर करो तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मोड वाइज बात करूं तो ये 2 वाली ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी कि इन दोनों का अगर सम करें तो वो 0 से ज्यादा आएगा। अगर इन दोनों का सम करें तो वो 0 से ज्यादा आएगा। दोबारा बोलो, अगर हम सम करेंगे तो वो 0 से ज्यादा आएगा।
अगला फैक्टर्स की बात करो तो ये भी देखो, जेड बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जेड बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो जेड बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव बढ़ेगी। इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ेगी। जेड इफेक्ट बढ़ गया तो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ेगी। सिग्मा अभी बताया था वो बढ़ गया तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम हो जाएगी, और अगर एन बढ़ गया तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के अंदर आपको सबको सिंपल समझ में आएगा क्या होता है। अब पांचवा फैक्टर जो होगा वो क्या होगा देखना जरा। जैसे ये हाफ फील्ड है, मुझे बताओ कि हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन आसानी से भरेगा या मुश्किल से। ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब जो स्टेबल होगा तो क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं भाई, मना कर देगा कि नहीं चाहिए मुझे, लेके जाओ। भरेगा नहीं, नहीं। तो आपका नाइट्रोजन हाफ फील्ड स्टेबल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगी। इसी तरह से अगर मैं सेकंड ए की बात करूं तो भी पॉजिटिव आएगी। इसी तरह से अगर मैं नोबल गैस की बात करूं तो भी पॉजिटिव आएगी। यहां तक क्लियर हो गया भाई? इनका आपका नाइट्रोजन होगा, उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हाफ फील्ड है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव है। नोबल गैस के अंदर आप वैल्यूज याद रखना क्योंकि सवाल आता है। इसका होता है लगभग 48, इसका 116, ठीक है। इसका लगभग आ जाएगा आपका 96 और इसका लगभग 77। तो अगर आपसे बोले हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बताओ, हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इन नोबल गैस बताओ, तो नोबल गैस के अंदर कौन आएगा? नियोन। कौन आएगा? नियोन। क्या आएगा? नियोन। अब फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। अगर इनमें बोले तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव ही होती है। रीजन क्या दोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर बॉस? अब देखो इसमें सवाल कैसा आता है, जैसे आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, और उसमें दिया नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। चलो बताओ इसका ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ, हाँ इक्वल रहेगा पलक। बोलो ऑर्डर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जल्दी बताओ। देखो अब यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। मैंने यहाँ लिखा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ये तो पॉजिटिव होती है तो सबसे पीछे आएगा, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन मैं पूछूं अगर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इसका भी बताओ। चलो इसका बताओ फटाफट नीचे वाले का। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सबकी नेगेटिव है लेकिन ये हाफ फील्ड है तो ये थोड़ी कम रखेगा, तो ये पीछे आएगा। सिलिकॉन ज्यादा रखेगा क्योंकि सिलिकॉन में 3p2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, 3p3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ वेरिएशन क्यों आया, बस ये समझ में आया क्या? ये सबसे पीछे इसलिए आया क्योंकि इसकी पॉजिटिव थी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, और ये सबसे पीछे इसलिए आया, आया ना? गलत। सिलिकॉन फास्फोरस में कंपेयर करोगे तो ये पीछे आएगा। अगर मैं इसके आगे लगा देता जैसे बोरोन, फ्लोरीन को हटा देते हैं अपन। अब तीसरा करके बताओ, एक और सवाल, ठीक है? अब करके बताना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। अब इन दोनों का ऑर्डर बताओ। चलो चेंज कर दिया सवाल मैंने, फिर से वही है। यहां पर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से नाइट्रोजन को तो
पीछे आना ही पड़ेगा, फिर बोरॉन कार्बन और फिर ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ फास्फोरस सिलिकॉन से पीछे आएगा सिर्फ। ये क्लियर हुआ दोनों क्वेश्चन? बोलो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के सवाल आप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद वही लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप घटती है। जनरल ट्रेंड यही है। क्या बोला जल्दी बताओ? इधर से इधर बढ़ेगी, नीचे आने पर घटेगी। क्लियर? अब इसमें एक फंडा होता है, एडवांस में क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एफ, एफ माइनस सी एल, सी एल माइनस। ठीक है, अब इधर ध्यान देना। तो इसका एक लॉजिक होता है कि जब सी एल है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें या ऐड कर दें तो ये सी एल माइनस बनेगा। सी एल माइनस में अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो सी एल बन जाएगा। तो जब ऐड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी, और निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है क्या, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सी एल माइनस का मोड बराबर होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सी एल। इधर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई, अगर ये जो रिलीज एनर्जी हुई वो वापस दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन फिर निकल जाएगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से अगर मैं बात करूं एफ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो एफ माइनस, और एफ माइनस में से अगर वापस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये आयनाइजेशन एनर्जी। अब देख के बताओ, वापस सेम आएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एफ माइनस बराबर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ। सही है कि नहीं है? ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। इससे अब कुछ मदद मिलेगी हमें, और वो मदद मिलेगी जैसे एफ था, एफ माइनस था, सी एल था और सी एल माइनस था। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी एफ और सी एल में तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि एफ का साइज छोटा है। किससे? सी एल से। एफ और सी एल में जब निकालूंगा तो एफ का साइज छोटा है, किससे? सी एल से, तब तो ये ज्यादा होगा। बोलो। लेकिन अब जब मेरे को बोला जाएगा कि इनमें निकाल के बताओ एफ माइनस और सी एल माइनस में, तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से, अरे यार ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सी एल उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सी एल और ये आएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सी एल माइनस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एफ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एफ माइनस। ठीक है, ये सही हुआ। अब इसमें एक लॉजिक आपको मैं और बताना चाह रहा हूं, वो ये कि अगर आपसे बोला जाए सेकंड पीरियड बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और पूछा जाए थर्ड पीरियड, तो हमने कहा था ट्रेंड ये होता है नीचे आने पर घटती है। तो देखो क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करने आएगा यहाँ पे किस पर, एफ में, तो एफ का साइज छोटा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, डेंस, छोटा साइज हो गया और इलेक्ट्रॉन साथ हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी होगी बहुत हाई होगी। अगर इन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ऐड नहीं होगा, और ऐड नहीं करने देगा, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो जितने भी सेकंड पीरियड वाले हैं उन सब की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी थर्ड पीरियड वालों से कम होती है। तो ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चलो बताओ, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो क्या होगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट की जब बात आएगी तो वो हमेशा क्या होगा, कम, किससे, थर्ड पीरियड वालों से। तो अब इस लॉजिक से चलें तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर मैं बात करूं पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो आएगी Cl की। दोबारा बोलो, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी आएगी, Cl की।
हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी आएगी? Cl। क्लियर बॉस? इधर आओ। इस सवाल से अब हमें ये आंसर निकालना था, तो मुझे बताओ, एफ और Cl में तो समझ में आ गया, लेकिन अब मेरे को Cl माइनस और F माइनस में कंपेयर करना था, तो यहां देख के बताओ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि Cl और F में से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अगर Cl की ज़्यादा है, तो इसका मतलब आयन एनर्जी Cl माइनस की आयन एनर्जी F माइनस से ज़्यादा होगी। आयन एनर्जी ऑफ Cl माइनस ये ज़्यादा होगी किससे? आयन एनर्जी ऑफ F माइनस से। क्लियर? कभी भी अगर फुल्ली फिल्ड से आयन एनर्जी देख रहे हैं तो गलत है, क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट है ना। तो अलग अलग एलिमेंट में न्यूक्लियर चार्ज भी बराबर हो गया। वो देखो कैसे Cl माइनस में जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो F माइनस में भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया उसमें। सिद्धि, हमने कहा था न्यूक्लियर चार्ज इज इंपॉर्टेंट। ये सवाल आएगा तो कर दोगे गेन एंथैल्पी में? जल्दी बताओ। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है उसके अंदर एक तो पॉलिंग स्केल होता है, तो आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पॉलिंग स्केल की बात याद रखनी पड़ेगी। ये वैल्यूज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताओ? द टेंडेंसी टू टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पॉलिंग ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। यहां तक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव टिप्स में याद होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टिप्स पे याद रहेगी, बताओ। क्लियर? अब पॉलिंग स्केल जो था, पॉलिंग स्केल किस पर बेस्ड होता है? बॉन्ड एनर्जी पर। याद है, एक्स ए माइनस एक्स पी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल होता है। यहाँ पे डेल मतलब होता है आपका आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना जो आपके नोट्स है उसमें से। ठीक है, इसके बाद एक और आता है मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल आपको याद है क्या होता है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है किस पर बेस्ड? आयनाइज एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई टू। लेकिन ये तभी होता है जब ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो। ये कभी बनेगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता सिद्धि। एफ माइनस का तो कम ही होगा, क्योंकि माइनस आ गया ना उस पर, तो आयनाइज एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि 11 9 प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अट्रैक्शन कम हो गया न्यूक्लियर चार्ज का, तो हट गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको इफ आयनाइज एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन इन किलो जूल पर मोल, तो आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जूल में, सॉरी जूल में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू जूल वाली लिख के और डिवाइड बाय 2 इंटू 96.4 कर देना है बस। और इफ अगर आयनाइज एनर्जी आपको एंड ई ए गिवन इन किलो कैलोरी पर मोल, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 23.1। क्लियर? तो मुलिगन स्केल में डायरेक्ट फॉर्मूला देंगे, वो पुट करके आप आंसर निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की सारी बातें अगर अपन करें, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? जैसे ए और बी है, अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर आपका क्या आएगा? प्लस और माइनस। तो जब भी इस तरह से आता है तो उस मॉलिक्यूल को पोलर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पोलरिटी को बताती है।
और अगर पोलरिटी को बताएगी तो आप उससे, देखो पोलर होने का मतलब आयनिक कैरेक्टर हो गया, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हो। और इसका एक फॉर्मूला बताया उन्होंने 16, जहां डेल बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हैने स्मिथ फॉर्मूला है, याद है? ये क्या बताता है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, हैने स्मिथ फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 16 डेल प्लस 3.5 डेल स्क्वायर। ये आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकाल दोगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि जैसे पोलैरिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़े तो अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्या बोला जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कोई डाउट किसी को? बोलो, बोल भाई। क्लियर? अब इसके अंदर वही टेबल्स में सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लो, क्योंकि यही यही पूछेगा बार बार। जैसे पहली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन की थी, ठीक है, बोरोन की कहाँ थी जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रही। तो सबसे पहले यही फैमिली की पूछेगा वो। इसकी 2 है, 1.5 है, 1.6 है, 1। तो मैंने कहा था अभी भी बताओ सबसे पहले किसकी होगी? बोरोन, फिर थेलियम, फिर बोलो थेलियम, थेलियम के बाद सीधा क्या आएगा? इंडियम, और इंडियम के बाद फिर क्या आएगा? गैलियम, और गैलियम के बाद फिर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। क्लियर? तो ये आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद हो जाएगी। क्लियर? चलिए, अब इसी के अंदर कार्बन फैमिली में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आएंगी, ये रही। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। सबसे पहले तो वही रेडियाई भी बता दो। एटॉमिक नंबर में तो 6, 14, 32 याद हो गया। मास बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन सबका 2p2 है। यहाँ से आओ, कोवेलेंट रेडियाई 77, 118, 122, 140, 146 कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कोई दिक्कत किसी को? देख सकते हो आप। लेकिन जब आप आयनिक रेडियाई में आ रहे हो +4 में, तो 40, 53, 69, 78 यहाँ भी बढ़ रही है। +2 में आ रहे हो तो 73, 118, 119 यहाँ भी बढ़ रही है। तो यानी कि कार्बन फैमिली में कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल है भैया, लल्ला मचा देगा हल्ला। आयनेश एनर्जी भी याद है, देखो 86, 6170 घट रही है। लेकिन यहाँ देखो मैंने बताई थी बढ़ जाती है हल्की सी, तो ये बढ़ गई थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो अब आप, 2.5, 1.8, 1.8 बराबर बराबर है ये। यानी कि अगर मैं बात करूँ कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टिन और लेड, तो क्या आएगा? सिलिकॉन की कम, ठीक है, जर्मेनियम से ज़्यादा सिलिकॉन, लेकिन सॉरी किसकी बराबर हो गई बताओ? अरे यार सारे उड़ गया, यहाँ लिख देता हूँ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। चलो बताओ फटाफट। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा, देखो 2.1 यानी कि 2.5 यानी कि ये ज़्यादा। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करो तो बराबर, टिन और इसकी बात करो तो अरे बाप रे ये भी बराबर, और इसकी ज़्यादा। तो ये सवाल आया था एक बार एग्जाम में, याद है? ये सवाल आया था कि जर्मेनियम और टिन की बराबर होती है क्या? यस। लेकिन उन्होंने दो दो आंसर दिए थे, क्योंकि यहां पर भी लिखा हुआ है कि डिग्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बराबर आएगा आंसर, ठीक है। जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, कर देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। चलिए डेंसिटी की दिक्कत ही नहीं है, बढ़ रही है, नीचे आने पर ये चेंज हो गया। ये देखो डेंसिटी यहाँ पर वेरी कर गई वापस। सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई? बाप रे, इसी की ज़्यादा हो गई, यानी कि इन तीनों की सबसे ज़्यादा है, फिर इन दोनों की है। मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेता है तो सबसे ज़्यादा 1600, 1200, 500, 600, फिर इन दोनों में वेरिएशन हो गया। ये याद करने बेटा, ये उल्टे सुल्टे आ जाएंगे, कुछ भी आ सकता है। टेबल याद कर लोगे?
प्रॉमिस। चलो 15th के बाद अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 15th ग्रुप की। अच्छा इसमें तो है ही नहीं 15th। ये रहा। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो। ये तीन सबसे ज़्यादा, फिर इसका 2.1 आ गया, आर्सेनिक का 2 आ गया, देखो 1.9 और फिर 1.9, इन दोनों की बराबर होगी। तो ये भी आ सकता है बराबर बराबर। ये याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिव सवाल आएंगे लल्ला। चलिए कोवेलेंट रेडियाई की बात करो, 70, 10, 21, 41, 48 बढ़ रही है, कोई लफड़ा नहीं है। आयनिक रेडियाई, यहाँ गड़बड़ हो गई आयनिक रेडियाई में, ये कम है और ये ज़्यादा हो गई, 12, 22, 76 और 10, बड़ा वेरिएशन है। अगर आयनिक रेडियाई पूछ ले तो याद करनी है, गड़बड़ है। मेल्टिंग पॉइंट में भी देखो गड़बड़ है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट देखो किसका आ रहा है, आर्सेनिक। ये सवाल आता भी है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, आर्सेनिक। डेंसिटी की बात करो, बढ़ रही है, हाँ डेंसिटी में कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, आर्सेनिक 15th ग्रुप में। क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई बताओ। रेडियाई में कोई दिक्कत आई नहीं, आयना एनर्जी में कोई दिक्कत आई नहीं, फास्फोरस आर्सेनिक फिर ये कोई लफड़ा नहीं है। चलो तो यहाँ आप देख सकते हो फटाफट से आयनिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये दोनों बराबर है, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो कैसे लिखें इसको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, क्या होगा, घटेगी 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 और बराबर। क्लियर। 15th ग्रुप पी ब्लॉक से ही याद करनी है, क्योंकि आपके ग्रुप एलिमेंट ही आएंगे और वही पीरियोडिक टेबल की होती है। तो ये टेबल और पीरियोडिक टेबल मैच्ड है दोनों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको। देखो पी ब्लॉक भी खत्म हो रहा है आपका साथ के साथ, यही आएगा पी ब्लॉक में और यही आएगा पीरियोडिक में, क्योंकि उसने साफ लिख के दिया है कि जनरल केमिस्ट्री ही पूछूंगा मैं, फिजिकल केमिस्ट्री जिसकी पी ब्लॉक की। चलिए आगे बढ़े, याद हो गया ये। 15th के बाद 16th। 16th ग्रुप पे आओ, ये रहा। चलो बताओ फटाफट से, एटॉमिक रेडियम में कोई दिक्कत नहीं, सेम है। एटॉमिक नंबर सॉरी, 8, 16, 34, 52, 84। एटॉमिक मास में भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में। कोवेलेंट रेडियस 66, 4, 17, 37, बढ़ रही है, नीचे आने पर बढ़ेगी। लेकिन आयनिक रेडियाई की बात करें E-2 में 40, 84, 98, 2, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, बढ़ गई। गेन एंथैल्पी में देखो लफड़ा है, 141, 200, 195। अब उसने क्या पूछा था एक बार पता है, सल्फर और सेलिनियम में पूछा था, इनकरेक्ट ऑर्डर बताओ, PYQs आया था। तो यहाँ अगर देखें सल्फर और सेलिनियम, सल्फर -200 है, ये 195, उसने नेगेटिव एंथैल्पी नहीं बोला था। तो नेगेटिव नहीं बोला था, तो अगर सल्फर को मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो गलत होता है, क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा है वो इससे। तो ये सवाल आया था PYQs में, याद आ रहा है सबको, हाँ या ना। पी ब्लॉक में सिर्फ ये सीरीज, ये टेबल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी बस, बाकी कुछ नहीं आ रहा उसमें से। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी किलो जूल हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी। 16th ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो ये आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कम, फिर कम, फिर कम कम, कोई लफड़ा नहीं। नेगेटिविटी 3.5 है, सल्फर 2.58 है, ये 2.55 है, घटी 2.01 घटी, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। चलो सेम है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। डेंसिटी, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। मेल्टिंग पॉइंट देखो 55, 9, ये यहाँ लफड़ा हो गया, ये कम हो गई, ये याद रखना है पोलोनियम का, अदरवाइज इंक्रीज है। बॉइलिंग पॉइंट कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ लफड़ा हो गया, ये ज़्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट उधर से, इन दोनों में उल्टा हो रहा है, टेलुरियम का बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा खास नहीं मिला। 17th पे आओ, 17th ग्रुप। 17th ग्रुप में बात करो आप, कोवेलेंट रेडियाई
64, 99, 114, 133 बढ़ रही है कंटिन्यूसली, वेरी गुड। नीचे आने पर आयनिक रेडियाई की बात करो, एक्स माइनस बोल रहा है वो, 3, 84, 96, 220 बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 16, 12, 11 घट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गेन एंथैल्पी 333 और 349 ये ज़्यादा हो जाती है, 325, 296 कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिविटी 4, 3.2। अब इन्होंने क्लोरीन ने दे रखी है 3.2, कितनी दे रखी है 3.2। ब्रोमीन की 3 दे रखी है, वाओ। और इसकी आयोडीन की 2.7 दे रखी है, ठीक है, तो घट रही है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करो, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, बिल्कुल सही है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो देखो F2 का आएगा 54, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है नीचे आने पर, कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, डेंसिटी कोई लफड़ा नहीं, बढ़ रहा है। डिस्टेंस की बात करें तो वही वाली बात है, बढ़ रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये अपने को पता है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आया भी था ये सवाल अभी, 242, 192 और 152, तो सबसे ज़्यादा किसकी है बॉन्ड, इसकी, ठीक है। और ये थर्ड नंबर पे आ जाता है, याद है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करो तो 2.86, ठीक। चलिए कर लेंगे याद। ये टेबल्स आज होमवर्क है आपका, ये सारी टेबल में सब कुछ ध्यान से अपने हिसाब से याद करके इसको लिख लेना भाई। इन टेबल से सवाल आएंगे, पीवाईक्यूज बन जाएंगे आपके फटाफट से। इसमें से ना ये याद रखना है, एक तो इसके कलर पूछेगा, एक तो ClF5 का, BrF5 का, ये पूछता है कलरलेस लिक्विड है, स्क्वायर पिरामिडल है इसकी ज्योमेट्री, कलरलेस लिक्विड है ये। BrF5 भी कलरलेस है और IF5 कलरलेस गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ लेता है वो। ClF की भी पूछा हुआ है, कलरलेस गैस, ठीक है, ये बता दोगे। ये क्या था, अच्छा 18th पे जाना है ना मुझे तो। ये रहा 18th। एटॉमिक नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, मास बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक रेडियाई पे आओ। एटॉमिक रेडियाई में 120, 60, 90, 200, 220 बढ़ रही है, बहुत टेंशन फ्री हो गए भाई, कोई लफड़ा नहीं है। आयन एनर्जी 2320, 1311 और ये भी घट रही है, बहुत बढ़िया। गेन एंथैल्पी मैंने बताई थी 48, 16, 96, 96, 77 बताया था। इसका 68, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बता ही दिया था। डेंसिटी की बात करो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो इसका है ही नहीं, यहाँ से देखो तो वापस बढ़ता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में देखो तो ये सबसे कम होता है एनी सब्सटेंस, ये याद रखना पड़ेगा, आपको बताया था 27, 18, 169, तो ये आपको बस याद रखना है इसमें। तो ये आपको टेबल याद करनी है, ये आपका पूरा पीरियडिक मैंने कंप्लीट करा दिया। ये वाला पढ़कर जाएं ताकि जेईई मेंस जनवरी अच्छे से निकले। जितना मैंने बताया अगर आप उतना कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक भी सवाल आपका जेईई मेंस में गलत नहीं होगा। लिख के ले लेना, यही सारे सवाल आने वाले हैं, टिक लगाते जाओगे आपको और मेरी याद आती जाएगी। हर सवाल में आपको मेरा चेहरा नजर आएगा और एक ही सवाल मन में आएगा कि विजय सर का जलवा है और मेंस का पेपर हल हुआ है। लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ कर गए, याद नहीं करके गए, कुछ भी नहीं पढ़ कर गए, तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मिलते हैं अगली बार केमिकल बॉन्डिंग के साथ। आपको हमने एक बुकलेट बना के डाल दी है प्रैक्टिस के लिए, आप उस बुकलेट को कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।